Good morning, student. Hope you all are fine. Our first chapter is going on from the book Our Past. The name of the chapter is How, When, and Here, Where. Okay, in this chapter, we have already read about how important dates are and how James Mill divided history into three periods. कैसे जेम्स मिल ने हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा, जो कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीन भागों में जेम्स मिल ने बांटा, ये हम पढ़ चुके हैं. So today we will continue it from page number 4, second paragraph. Let's start. In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. इतिहास का ऐसा विचार माना गया था, जैसा कि इतिहास दिखाया गया उसमें ये दिखाया गया है कि जो ब्रिटिश रूल है वो ही क्या है, सभ्यता और प्रगति का एकमात्र प्रतीक है. द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस. और ब्रिटिश रूल के पहले का समय अंधकारमय था, ऐसा दिखाया गया है. कैन सच अ कंसेप्शन ऑफ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे. क्या इस तरह की विचार, इस तरह की धारणा को आज स्वीकार किया जा सकता है? इन एनी केस कैन वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम. किसी भी केस में, किसी भी तरह से क्या हम अपने इतिहास को हिंदू और मुस्लिम दो भागों में बांट सकते हैं? डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स. क्या इन समय में दो तरह के फेथ्स या भिन्न भिन्न प्रकार के जो विश्वास थे या जो धर्म थे वो साथ में नहीं चल सकते थे? वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन और रूलर्स ऑफ द टाइम. क्यों हम किसी समय को उस समय के रूलर, राजा के और वहाँ के धर्म के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटें? हम ऐसा क्यों करें? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. अगर हम शासक के और धर्म के अनुसार अगर इतिहास को बांटते हैं तो इसका ये अर्थ है कि जो उस समय लाइव जो और लोग थे और जो और चीज़ें उस समय चल रही थी, जो कॉमन पीपल्स थे, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि उनको की गणना इतिहास में होगी ही नहीं अगर हम शासक के अनुसार और धर्म के अनुसार इतिहास को बांटेंगे. तो वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशियंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ. हमें यह याद रखना चाहिए कि पुराने भारत में, एंशियंट प्राचीन इंडिया में भी जो शासक थे वो एक ही धर्म के नहीं थे, एक ही फेथ, एक ही धर्म विशेष में विश्वास नहीं रखते थे, वो भी अलग अलग धर्मों से आते थे. Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. अब अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन की ओर जाएं, जो कि ब्रिटिशर ने जो क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, उसकी ओर देखें तो उन्होंने किस तरह से बांटा है इतिहास को? इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने प्राचीन, इंडिया, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीन पार्ट में डिवाइड किया है. दिस डिवीजन डू नॉट दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम. इस डिवीजन में भी अपनी परेशानियां हैं. इट इज़ अ periodization that is borrowed from the west, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, region, democracy, liberty and equality. इस जो ये जो डिवीज़न था इसमें भी अपनी परेशानी थी, क्योंकि इट इज़ अ पीरियडाइजेशन. ये इस तरह का डिवीज़न था जिसमें पश्चिम की झलक देखी जाती है, जहाँ मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ. वहाँ तो जब पश्चिम की झलक देखी जाती है और वहाँ मॉडर्न पीरियड में क्या था, सब तरह का ग्रोथ हो गई थी, सब तरह का उस समय क्या हो गई थी, आगे सब तरह से जो मॉडर्न पीरियड में जो लोग थे वो आगे बढ़ चुके थे. मॉडर्निटी देखी जा रही थी, साइंस में प्रगति हुई थी, रीजन्स में डेमोक्रेसी, मतलब वहाँ लोकतांत्रिक विचारधारा आ गई थी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ये सब चीज़ें उस समय देखी जा रही थी. मिडिवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट. अब मिडिवल जो टर्म है वो उस मिडिवल टर्म यूज, जो मिडिवल टर्म है वो वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर सोसाइटी में ये सब मॉडर्न फीचर्स ना हो, मतलब जहाँ साइंस की प्रगति ना हो, जहाँ डेमोक्रेसी ना हो, लिबर्टी ना हो, तो उस अवधि को मिडिवल पीरियड कहा जाता है. कैन वी अनसर्टेन
uncritically accepted this characterization of modern period to describe the period of our study. क्या हम बिना क्रिटिसाइज किए, बिना किसी तरह की आलोचना किए इस कैरेक्टराइजेशन को, ये जो वर्गीकरण किया गया है मॉडर्न पीरियड का हमारे अध्ययन के लिए, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं? एज यू विल सी in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty. जैसा कि आप आगे देखेंगे इस बुक में कि ब्रिटिश रूल जब था तब लोगों के बीच में क्या नहीं थी? इक्वालिटी नहीं थी, समानता नहीं थी, फ्रीडम स्वतंत्रता नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, बिल्कुल किसी चीज़ को बोलने की आज़ादी उन्हें नहीं थी। नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और ना ही ये जो समय था, ब्रिटिश रूल का जो समय था, ना ही उस समय में कोई आर्थिक ग्रोथ हुई, प्रगति हुई, और ना ही किसी तरह की प्रोग्रेस हुई, प्रगति हुई। Many historians therefore refer to this period as colonial. तो बहुत सारे लोग, इतिहासकार, इस युग को कैसे पुकारते हैं? औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक युग। अब कॉलोनियल वर्ड क्या है ये अभी आप आगे देखेंगे। व्हाट इज कॉलोनियल? अब कॉलोनियल क्या है, उपनिवेशिक क्या होता है, औपनिवेशिक क्या होता है, ठीक है। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating लोकल नवाब्स एंड राजाज। इस बुक में आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश लोग, ब्रिटिशर्स जो थे, वो हमारे देश में आए, देशों में आए, उन्होंने कन्क्वेर किया, वहाँ देशों को जीता, एस्टेब्लिश दियर रूल, अपना साम्राज्य बिछाया, सब्जिगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजा और जो लोकल नवाब थे उनको दबा दिया, उनका दमन किया। यू विल सी हाउ दे established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low price, produced crop they needed for export, and you will understand the change that come about as a consequence. अब आगे आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने क्या किया, आर्थिक और सामाजिक रूप से देश को कंट्रोल किया, और कैसे वो क्या करते थे, जो राजस्व था उसको इकट्ठा करते थे अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, रेवेन्यू, राजस्व। ओके, बॉट द गुड्स दे वांटेड, और जो भी सामान, गुड्स मीन सामान, जो भी सामान वो चाहते थे उनको लो प्राइस में, कम कीमत में उसको खरीदते थे, प्रोड्यूस, और फिर क्या करते थे, प्रोड्यूस क्रॉप दे नीडेड फॉर, और वो क्रॉप, वो फसल, क्रॉप्स फसल, वो फसल वो उगाते थे जिनकी उनको आवश्यकता होती थी, और उसको क्या कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे, विदेशों में भेज देते थे। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट कम अबाउट एज कंसिक्वेंस, और उसके बाद आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों से क्या बदलाव आए और उनके क्या परिणाम हुए। कंसिक्वेंस मीन्स क्या परिणाम हुए। यू विल ऑल्सो You will also come to know about the changes British rule brought about in values and taste, कस्टम एंड प्रैक्टिस। आप ये भी देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के बाद कैसे हमारे देश में जो टेस्ट था, उनका कस्टम थे, कैसे रीति रिवाजों में और जैसे उनके धर्म थे, उनमें भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत बदलाव देखा गया। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process colonization. जब क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश में इस तरह से दबदबा बनाता है और उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव दूसरे देश में लाता है, उनके होने से दूसरे देश में क्या होता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहते हैं, कोलोनाइजेशन कहते हैं। ओके, तो आप समझे कोलोनाइजेशन क्या है, एक देश का दूसरे देश में जाके राज्य करना और वहाँ के निवासियों में अपना प्रभाव छोड़ना, वहाँ के निवासियों के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में बदलाव होना उनकी वजह से, और उनका प्रभाव उनमें पड़ना ही कोलोनाइजेशन कहलाता है, औपनिवेशीकरण कहलाता है। You will, however, find that all cases, classes and groups did not experience these changes in the same way. आप चाहे जब आप ऐसा देखेंगे कि सारे ग्रुप और सारी क्लासेस में इस तरह के बदलाव नहीं हुए, एक से बदलाव नहीं हुए। That is why the books is called our past in plural.
और मतलब हर जो अब जब ब्रिटिश रूल था तो हमारे देश में क्या था, अलग अलग तब भी अलग अलग तरह के लोग थे। कुछ मिडिल क्लास लोग थे, कोई लोअर क्लास लोग थे, कुछ अपर क्लास लोग थे। तो सब लोगों में ब्रिटिशर्स का प्रभाव अलग अलग पड़ा। ठीक है, अलग अलग प्रभाव पड़ने की वजह से उन सबका पास्ट क्या है, सबका जो हिस्ट्री है सबकी अलग अलग है। इसीलिए दैट इज वाई, इसीलिए इस बुक का नाम अवर पास्ट रखा गया है, एस लगाया गया है इन द प्लूरल। ठीक है, प्लूरल में पास्ट रखा गया, केवल पास्ट नहीं है, हमारा इतिहास, मतलब सब लोगों का जो इतिहास है, अवर पास्ट प्लूरल में लिखा गया है। अंडरस्टैंड? नाउ हाउ डू वी नो? How do we know? What sources do historians use in writing about the last 250 years in Indian history? हम किस तरह जानते हैं? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि what sources do historian use in writing about the last 250 years in Indian history, की किस तरह से जो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों ने क्या स्रोत इस्तेमाल किए होंगे, क्या चीज़ें इस्तेमाल की होंगी इतिहास लिखने के लिए, यह हम कैसे जानते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, जो प्रशासन थे वो क्या तैयार करते थे, प्रोड्यूस करते थे, वो तैयार करते थे अपने अभिलेख, अपने रिकॉर्ड रखते थे। जो वहाँ प्रशासन थे, ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश जो साम्राज्य के लोग थे जो शासन करते थे, वो अपने अपने रिकॉर्ड्स रखते थे। One important source is the official record of the British administration. वन इम्पॉर्टेंट सोर्स, इतिहासकारों के पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या था, स्रोत क्या था, कि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश शासक थे वो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते थे। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, ब्रिटिश बिलीव करते थे कि राइटिंग जो है किस अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको लिखना बहुत ज़रूरी है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिवीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। जितने भी इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, प्लान, पॉलिसी जो भी है, सबको सही साफ साफ लिखना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। वंस दिस वॉज डन, और जब वो लिख देते थे ये सब चीज़ें, थिंग कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड, तो फिर उन चीज़ों में अच्छे से क्या होती थी, उनको पढ़ा जाता था और उसमें डिबेट की जाती थी। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट। और फिर क्या होता था, उनको अच्छी तरह से उनका अध्ययन किया जाता था। पर इस समझदारी के चलते जो ज्ञापन, मेमोज जो होते हैं, ज्ञापन, ओके, नोटिंग्स, टिप्पणियाँ जो होती हैं, उस और प्रतिवेदन, ओके, रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स होती थी, उन पर आधारित जो शासन था उसमें एक संस्कृति पैदा हुई। मतलब उनका एक नियम बन गया कि उनको मेमोज, नोटिंग्स और रिपोर्टिंग्स लिखनी है, और उसी के हिसाब से फिर हिस्टोरियन उनका अध्ययन करते थे। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. ब्रिटिश ये भी मानते थे कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और लेटर है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली, ध्यान पूर्वक क्या करना चाहिए, हमको संग्रहित करके या संभाल के रखने चाहिए। So that so they set up record room attached to all the administrative institution। इसीलिए उन्होंने सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन थे, जितने भी उनके शासकीय संस्था थी, उनके पास साथ साथ एक रिकॉर्ड रूम भी बनाया। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट एंड द कमिश्नर्स ऑफिस, द provision, provisional secretariats, the law courts, and all had their record rooms। तो जितने भी वहाँ पर क्या होते थे, तहसीलदार के दफ्तर होते थे, कलेक्ट्रेट होते थे, कमिश्नर होते थे, कमिश्नर के ऑफिस होते थे, और प्रांतीय सचिवालय होते थे। ओके, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट मीन्स प्रांतीय सचिवालय जो होते थे, लॉ कोर्ट जो कचहरी होती थी, सबके अपने अपने क्या होते थे, रिकॉर्ड रूम्स होते थे। इस Specialized institutions like archives and museum were also established to preserve important record। और वहाँ एक महत्वपूर्ण
ठीक है, दस्तावेज रखने के लिए आर्काइव बनाए जाते थे, अभिलेखागार बनाए जाते थे, जहाँ पर आर्काइव क्या होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं। तो आर्काइव होते थे, उनके म्यूजियम बनाए जाते थे, जिसमें वो क्या करते थे, अपने इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखते थे। Letters and memos that move from one branch of the administration to another is really years in the early years of the 19th century can still be read in the archive. जो लेटर और मेमो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाते थे प्रशासन के 19th सेंचुरी के, वो जो जितने भी मेमोज वगैरह थे वो हम अभी भी आर्काइव से, अभिलेखागार से पढ़ सकते हैं। You can also study the notes and reports that district officials prepared or the instruction and directives that were sent by official at the top to provincial administration. और क्या उनको हम अभी भी देख सकते हैं, और जिला अधिकारियों द्वारा जो तैयार किए गए नोट और रिपोर्ट होते थे उनको भी हम पढ़ सकते हैं। और ऊपर बैठे अफसरों द्वारा जो प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव थे, इंस्ट्रक्शंस थे, वो भी हम क्या कर सकते हैं, and they were sent official at the top of the provisional administration. You can also study them. तुम उनका भी अध्ययन कर सकते हो। तो इस तरह से जो भी कुछ उन्होंने रिकॉर्ड्स रखे हैं उनका अभी भी हमारे पास क्या है, आर्काइव में वो सुरक्षित हैं, तो उनको पढ़ के भी जो हिस्टोरियन है वो हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।